हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्शन रिसर्च के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्शन रिसर्च होता क्या है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं, और फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि क्या फॉर्मेट रहेगा आपकी फ़ाइल का, असाइनमेंट का जो आपको बनाना है। तो एक दिन के गैप पे ही वो वीडियो भी आ जाएगी, इसलिए आप टेंशन मत लो। पहले आप देख लो कि एक्शन रिसर्च होती क्यों है, इसका मतलब क्या होता है, और फिर उस हिसाब से आप जो अपनी फ़ाइल जो है अच्छे से बनाना और फिर उसको अप्लाई करना। अब देखो, एक्शन रिसर्च होता क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। इसका मतलब होता है कि आपके क्लास में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि पूरे बच्चों, सारे बच्चों से रिलेटेड है, किसी इंडिविजुअल, किसी एक बच्चे से रिलेटेड नहीं होती। जब वो एक बच्चे से रिलेटेड होती है तो उसे हम बोलते हैं केस स्टडी। हाँ, जब एक बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो और उसको सॉल्व करना हो तो हम केस स्टडी करते हैं, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। लेकिन एक्शन रिसर्च वो होता है जब हम देखते हैं कि हमारी क्लास में बड़े लेवल पे काफ़ी सारे बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि शोर हो रहा है क्लास में, मेरी क्लास में बहुत शोर होता है, तो मैं उसके लिए एक्शन रिसर्च करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि शोर आखिरकार होता क्यों है। क्या मेरे पढ़ाने के टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, या मेरा पढ़ाया बच्चों को समझ नहीं आता, इस वजह से वो शोर करने लगते हैं। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, हम एक्शन रिसर्च करते हैं। किसी भी एक्शन का इमीडिएट जो सॉल्यूशन होता है उसको ही हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, जिसमें आपको 1 महीने तक जो है आपकी एक्शन रिसर्च करना होता है। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सब दिन आप देखते हो कि कैसे क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, उसकी कौन कौन से चीज़ें मैं यूज़ कर सकती हूँ। फिर मैं उस प्रॉब्लम का एनालाइज करूँगी, फिर उसका मैं ग्राफ प्रेजेंटेशन करूँगी, उसके बाद फिर मैं उसको फाइनल टचअप दे दूँगी और मैं उसका सॉल्यूशन पे पहुँच जाऊँगी कि हाँ, ये रीज़न था, इसलिए अब मेरा सॉल्यूशन निकल गया। तो यही हम देखेंगे इस वीडियो में कि आपके कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे। एक्शन रिसर्च तो आपने देख लिया। अब हम स्टेप्स देखते हैं कि आपको जब भी एक्शन रिसर्च करना हो अपनी क्लास में, आप उसका क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे आपका बच्चे जो हैं आपकी क्लास में वर्तनी की अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो उसके लिए एक्शन रिसर्च की क्या कारण है, इसका क्यों कर रहे हैं ऐसी गलतियाँ वो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्लास में शोर का तो मैंने आपको बता दिया। आसपास बहुत बच्चे कूड़ा करके रखते हैं, क्लास में बिल्कुल भी सफाई नहीं रखते, उसके लिए एक्शन रिसर्च कर सकते हैं आप। तो कोई भी टॉपिक है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही करेंगे और ये ना नहीं करेंगे। आपके ऊपर ये पूरा फ्री होता है कि आप जो चाहो वो उस चीज़ के ऊपर आप अपनी एक्शन रिसर्च बना सकते हो। और ये आपका फ्री ही रहेगा, आप किस जिसमें भी चाहो बना लो। फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले समस्या के क्षेत्र को पहचाना। आप हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका पहला स्टेप यही रहेगा ना कि आपको पहले पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। इसके 6 स्टेप्स होते हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप पहले पहचानो कि प्रॉब्लम है क्या। इसके लिए शिक्षक को अपनी क्रियाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, तभी उसे समस्या और उसके क्षेत्र की अनुभूति हो सकती है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि समस्या का रूप निश्चित होने के बाद शोधकर्ता वस्तुनिष्ठ रूप से उसके कारणों का विश्लेषण करता है। कारणों का विश्लेषण कि अगर मेरी क्लास में शोर होता है, मैंने ये एक रीज़न लिया कि हम इस पर एक्शन रिसर्च करते हैं, शोर होता है क्लास के अंदर, तो मैं देखूंगी उसका कारण क्या है। क्या मैं बच्चों से ज़्यादा फ्रेंडली हो गई हूँ, क्या बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, या फिर बच्चे मुझे परेशान करने के लिए शोर मचा रहे हैं। तो उसके रीज़न जो भी मेरे 1 2 3 4 जितने भी रीज़न्स हुए, मैंने वो लगा लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, और मैंने उनको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, विश्लेषण करता है तथा कारणों के लिए साक्ष्य भी एकत्रित करता है कि इसका रीज़न या इसके प्रूफ क्या है मेरे पास कि हाँ इस वजह से हो रहा होगा। हाँ, मैंने देखा है कि बच्चे जो है शोर मचाते हैं और आपस में ही बातें कर रहे होते हैं, तो ये मेरे पास एक प्रूफ है कि हाँ ये मुझे लग रहा है कि ये जो है मुझे परेशान करने के लिए जानबूझ के शोर कर रहे हैं हम। तो वो रीज़न्स यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। फिर थर्ड में आता है कि समस्या के लिए संभावित समाधान दिए जाते हैं, इसे उन्हें परिकल्पना कहते हैं। मतलब कि अब मेरे को ये पता है कि रीज़न्स क्या क्या हैं। शोर मचाना, मेरा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना उनसे, और उनका मुझे परेशान करने के लिए ज़्यादा शोर मचाना, ये सारे मेरे पास रीज़न है। और उन रीज़न्स के सॉल्यूशन के लिए मैं परिकल्पना बनाऊंगी, मैं हाइपोथेसिस करूंगी कि इसका मैं सॉल्यूशन क्या निकाल सकती हूँ। मैं ये क्या करूँगी कि मैं थोड़ी रूड हो जाऊँगी उनसे, कि कहीं वो मेरे ज़्यादा उनसे फ्रेंडली होने की वजह से अगर कर रहे हैं, तो इस कारण के लिए मेरा क्या सॉल्यूशन होगा कि मैं उनसे थोड़ा रूड बिहेव करने लगूंगी, ताकि वो मेरी बातों को मजाक में ना लें। तो ये मैंने उसका परिकल्पनात्मक एक सॉल्यूशन सोचा। क्रियात्मक परिकल्पना का स्रोत समस्या के कारणों का विश्लेषण होता है। अब जो कारण है उसके हिसाब से आप अपना निकालोगे यहाँ पे परिकल्पना कि ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। रूड हो जाते हैं थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए, देखते हैं कि इससे सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता। अगर इससे सॉल्यूशन हो जाता है मतलब हमारा एक्शन रिसर्च
फुलफ़िल हो गया, यही रीज़न था और हमने सही रीज़न पकड़ा। अगर मेरा रूड होने के बाद भी बच्चे शोर मचा रहे हैं तो मैं दूसरा रीज़न देखूँगी कि क्या उनको मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं, अब पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगी, अपनी टेक्निक्स को बढ़िया करूँगी और उसको 2-3 दिन तक अप्लाई करूँगी और फिर देखूँगी कि क्या अब जो शोर मचाने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अगर हो गई तो इसका मतलब यही रीज़न था असली वाला। तो ऐसे आपको 2-3 आपके जो भी कारण रहेंगे उनके लिए हाइपोथेसिस बनानी होगी, उसे 2-3 दिन 3-4 दिन अप्लाई करना होगा और अगर आपका उससे शोर कम हो जाता है मतलब आपने सही सोल्यूशन निकाला है और सही आपने रीज़न भी खोजा था। फिर शोधकर्ता को उन्हीं कारणों को महत्व देना चाहिए जो उसके नियंत्रण में हो। जो टीचर के नियंत्रण में है उन्हीं कारणों को आप सॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं का आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। फिर फोर्थ में आता है कि संभावित समाधान, जो मैंने आपको बोला संभावित समाधान, कि अगर जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने संभावित समाधान के लिए परिकल्पना बनाई, 4-5 मैंने बता दिए, 4-5 मेरे रीज़न थे, कारण थे, उनके लिए 4-5 मैंने सॉल्यूशन बनाए। उनमें से किसी एक टाइम पे तो एक सॉल्यूशन को लेंगे ना, तो एक टाइम पे मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया और फिर मैंने उसको क्या किया, अप्लाई करना स्टार्ट किया। इसलिए इसकी पुष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। एक समय में एक ही क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि की जाती है, जो हमने यहाँ परिकल्पना बनाई थी कि अगर मेरा फ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है, अगर मेरा उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है शोर की, तो मैंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, रूड हो जाना, ठीक है, उन लोगों से थोड़ा कठोर हो जाना, कठोर बिहेवियर करना स्टार्ट कर देना मेरा। तो मैंने इसका ये सॉल्यूशन निकाला। तो एक टाइम पे आप एक ही सॉल्यूशन तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आप एक टाइम पे एक ही सॉल्यूशन को सॉल्व करोगे। फिर ये देखा आपने, इससे नई बात बनी तो आप दूसरा रीज़न लोगे और उसका आंसर निकालोगे और यहाँ पे वो एक एक स्टेप जो है आपको इसी में करने होंगे। रूपरेखा का स्वरूप निश्चित नहीं होता, अभी तो अनुसंधान करता अपनी सुविधा अनुसार उसका स्वरूप निर्धारित करता रहता है। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा के संपादन के समय शोधकर्ता अपने निरीक्षण के आधार पर प्रदत्तों का संकलन करता है और प्रविधि का प्रयोग करता है। मतलब ये कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जो भी टीचर है, पेबल टीचर है, वो अपने अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन का समाधान, उसके लिए जो भी उसका डायग्राम डाटा चाहिए वो सब कुछ खुद से कलेक्ट करके रखता है और उसको सॉल्व करते रहता है, बताता रहता है। फिर अगर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में बच्चों का भी आप राय ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं कि बताओ आपको क्या कोई प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड जो आप शोर मचाते हो, ऐसे उनसे भी थोड़ा आप सहायता ले सकते हो ताकि वो आपका इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में खुद की तरफ से भी बताएं कि मैम ये रीज़न है जिस वजह से आपकी क्लास में शोर होता है, हम शोर इसलिए मचाते हैं। तो ऐसे आप उनसे पूछेंगे। फिर आता है 5वां स्टेप जो होता है, इसमें होता है कि प्रदत्त अर्थहीन होते हैं, इसलिए सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है। मतलब हमने ये सब सॉल्यूशन किया, हमें सांख्यिकी प्रविधि मतलब डायग्राम बना के, यहाँ पे डायग्राम बना के मुझे देखना तो पड़ेगा ना कि मैंने जो अगर फर्स्ट स्टेप लिया था तो उससे सॉल्यूशन हुआ कि नहीं, शोर जो है वो कम हुआ या बढ़ गया। तो ये डायग्राम बनाओगे आप, एक सॉल्यूशन का आपने डायग्राम बनाया, फिर दूसरे सॉल्यूशन का आपने दूसरा डायग्राम बनाया, फिर आप देखोगे कि कौन से वाले से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा है, कौन से उसमें जो मेरा डायग्राम है वो शोर की जो स्पीड है उसको कम कर रहा है। अगर ये शोर की स्पीड को कम कर रहा है मतलब शोर कम हो गया है मेरे इस वाले सॉल्यूशन की वजह से, मतलब यही रीज़न था कि बच्चे जो हैं शोर मचाते थे मेरी क्लास के अंदर। तो मैंने उसको ही फिर विश्लेषण करके बताऊंगी कि यस, मैंने जो फर्स्ट सॉल्यूशन जो था उसकी वजह से, फ्रेंडली होने की वजह से नहीं, बल्कि बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से वो मेरी क्लास में शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू यही दिखाओगे कि फर्स्ट सॉल्यूशन जो मैंने निकाला था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैंने सेकंड लिया, सेकंड सक्सेसफुल नहीं हुआ तो थर्ड लिया। ऐसे उसके 2-3 डायग्राम बना के आप बताओगे कि किससे जो आपका है पूरा फुलफिल हो जाता है एक्शन रिसर्च। डायग्राम दिखा दोगे इसके अंदर पूरा आप अपना। उसके बाद आता है आपका लास्ट जो अंतिम छठा सोपान है, 6 स्टेप है, उसमें आपका होता है कि आपको विश्लेषण करने के बाद आप निकालोगे निष्कर्ष कि यस, ये रीज़न था मेरी क्लास में शोर होने का कि बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था। निष्कर्ष पे आप ये सारा डिटेल दे दोगे और यहाँ पे आपका पूरा वाइंड अप कर दोगे, अपना जो भी एक्शन रिसर्च है उसको क्लोज कर दोगे। तो अब मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो भी एक्शन रिसर्च में जितने भी सॉल्यूशन अपने निकालोगे, कारण पहले तो आप दिखाना कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, वो सबसे पहले प्रॉब्लम बताना। सेकंड कि उसको आपने कितने दिन तक देखा, 1-2-3 डेज़ में जो भी उसके कारण है वो निकाले आपने, उन कारणों के सॉल्यूशन परिकल्पना करी आपने, फिर एक टाइम पे एक परिकल्पना ली, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश की, 2-3 दिन ट्राई किया, अगर उससे नहीं कुछ सॉल्यूशन मिला तो फिर दूसरी परिकल्पना लेना, दूसरा सॉल्यूशन लेना, फिर उससे सॉल्व करना, वो भी नहीं हुआ तो तीसरा लेना, ऐसे 2-3 तक ले लेना। उसके बाद ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि असाइनमेंट ही तो बनाना है आपको।
वैसे जब एक्चुअल में ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं हमें, तो आपको जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक आपको कुछ कुछ जो सॉल्यूशन है वो खोजते रहने होंगे, देखते रहने होंगे कि बच्चे उसको कर सकें। तो ये आपकी वीडियो यहाँ पे पूरी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अभी भी कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लेना कमेंट बॉक्स में। इसमें मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। अब आपको फाइल में कैसे इसको वाइंड अप करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी इसकी। तो तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।